सभी किसान भाइयों को राम राम। जब भी कोई आप किसान भाइयों से ये कहता है कि आप एफपीओ के शेयर धारक बन जाइए, तो आपके मन में दो प्रश्न होते हैं। एक पहला प्रश्न तो ये कि एफपीओ क्या है, और दूसरा प्रश्न ये कि एफपीओ का शेयर धारक बन के मुझे क्या लाभ होगा। तो आज हम इन्हीं दोनों प्रश्नों का जवाब जानेंगे। सबसे पहली बात कि एफपीओ क्या है। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन। यह कृषकों का वो संगठन है जो उत्पादक भी है। इसका मतलब आप किसी भी तरह के उत्पादन में अगर आप इन्वॉल्व हैं, या तो वो कृषि से संबंधित उत्पादन हो सकता है, या पशुपालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, या अन्य कोई भी उत्पादन आप खुद कर रहे हैं, तो आप एक एफपीओ के शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब इसकी लीगल एंटिटी क्या है? यह कोई घर में बनाया हुआ संगठन नहीं है। एफपीओ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत या कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होता है, या अन्य और भी माध्यमों में रजिस्टर किया जा सकता है, जैसे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे सोसाइटीज़ एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, या फिर सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत भी पंजीकृत हो सकता है। इन तीनों माध्यमों में डिविडेंड का लाभ नहीं मिलने के कारण या तो ये एफपीओज़ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, या फिर वो कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, जिससे उन्हें डिविडेंड का लाभ भी मिल पाता है। यूँ तो ये एफपीओज़ पहले से बनते आ रहे हैं, पर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10,000 एफपीओज़ का गठन सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है। यह परियोजना नाबार्ड एवं एसएफएसी के माध्यम से धरातल पर उतारी जा रही है। यदि ये एफपीओ आपके गांव के आसपास भी गठित हो रहे हैं, तो आपको इसका सदस्य जरूर बनना चाहिए। अब किसानों के मन में ये प्रश्न आता है कि इसका शेयर धारक बनकर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इन एफपीओज़ के शेयर धारक बनने के 10 फायदों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि एक आम उत्पादक को, एक छोटे किसान को इन एफपीओज़ में शेयर होल्डर बन के क्या फ़ायदे हो। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि आप एक कंपनी के शेयर होल्डर बनते ही इस एफपीओ के मालिक भी हो जाएंगे, और वो भी बिना कुछ खर्च किए। जी हाँ, एक कंपनी चलाने के कई खर्च होते हैं, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसकी हर साल की एनुअल ऑडिट फ़ी, ऑफिस के रेंट का खर्चा, उसके स्टाफ का खर्चा। पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 3 वर्षों तक इस एफपीओ को इन सभी खर्चों का सहयोग मिल रहा है। तो आप इसके शेयर धारक बनकर इस कंपनी के मालिक भी बन जाएंगे, और इस बिना किसी खर्च के, जिसमें आपकी पूंजी सीधे बिजनेस में लगने वाली है। इसका शेयर धारक बनने का दूसरा फायदा ये है कि आपको डिविडेंड प्राप्त होगा। जी हाँ, जब यह एफपीओ किसी भी व्यवसाय को करके कोई भी मुनाफा कमाएगी, तो इसमें सालाना प्रॉफिट के बाद, जैसे आप कहीं किसी बैंक में एफडी रखते हैं, तो उस पे एफडी पे आपको 6%, 7%, 8% का ब्याज मिलता है, वैसे ही इस एफपीओ में जो आपने 1,000-2,000 रुपये का निवेश किया होगा, उस पर आपको डिविडेंड प्राप्त होगा। और एजीएम में आप इस बात को तय कर सकते हैं कि इस डिविडेंड को आपको अभी चाहिए, या फिर आप चाहेंगे कि आपका जो कमाया हुआ डिविडेंड है वो दोबारा इस बिजनेस में लगे और भविष्य में इस एफपीओ का बिजनेस और बढ़े। तो दूसरा फायदा ये है कि आपको इस एफपीओ के माध्यम से डिविडेंड का लाभ होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत बने एफपीओज़ में इसके शेयर धारक बनने का तीसरा लाभ ये है कि आपको इक्विटी ग्रांट का सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, इक्विटी ग्रांट। आपने सपोज 1,000 रुपये या 2,000 रुपये इस कंपनी में एक शेयर धारक के तौर पर निवेश किया है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत इस एफपीओ को आपके ही बराबर की पूंजी इस एफपीओ को इक्विटी ग्रांट के रूप में मिलेगी, जिस पे कमाया हुआ लाभ भी आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने इस एफपीओ में 2,000 रुपये निवेश किए हैं, तो सरकार भी इस एफपीओ को आपके नाम पर 2,000 रुपये का इक्विटी ग्रांट देगी। मतलब आपने निवेश किया 2,000 रुपया, और आपको जो इस एफपीओ में पूंजी हो गई वो 4,000 रुपये हो गई, और उस 4,000 रुपये पे किया गया लाभ
आपको सीधे प्राप्त होगा डिविडेंड के माध्यम से। पर किसानों के मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या मैं 10,000 रुपये भी इसमें निवेश कर सकता हूँ और सरकार मेरे नाम पे 10,000 रुपये का और निवेश कर देगी? तो इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार ने एक अपर लिमिट इसमें एफपीओ के लिए प्रति शेयर धारक एक अपर लिमिट तय की है जो कि 2,000 रुपये है। मैक्सिमम 2,000 रुपये प्रति किसान की इक्विटी ग्रांट स्वीकृत है। मतलब एक किसान अगर 1,000 रुपये निवेश करेगा तो सरकार उसके लिए 1,000 रुपये निवेश करेगी। अगर वो 500 रुपये निवेश करेगा तो सरकार उसके नाम से 500 रुपये निवेश करेगी। अगर किसान 2,000 रुपये निवेश करेगा तो सरकार उसके नाम पे 2,000 रुपये एफपीओ में निवेश करेगी। पर अगर किसान 3,000 रुपये का निवेश करता है या ज़्यादा का निवेश करता है तब भी सरकार एक किसान को केवल 2,000 रुपये का ही इक्विटी ग्रांट देगी। तो ये बात हम सभी को क्लियर है कि आप 2,000 रुपये तक के किए हुए इस एफपीओ में निवेश पर 2,000 रुपये का इक्विटी ग्रांट आपको मिलेगा और इन दोनों पूंजी पर जो लाभ होगा वो सीधे किसान को मिलेगा। आपको इस एफपीओ के 3 साल के खर्च की चिंता नहीं करनी है। भारत सरकार इस एफपीओ के 3 साल के जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हैं उसका सहयोग भारत सरकार कर रही है। इन सहयोग में ऑफिस के रेंट का खर्चा, ऑफिस के मोबाइल का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, सीईओ का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा, रजिस्ट्रेशन और ऑडिट से संबंधित जो भी खर्च होते हैं वो 3 वर्ष तक भारत सरकार इसका वहन करेगी। तो आपको सिर्फ आपके निवेश पे जो होने वाला लाभ है उस पर अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। 3 साल तक आपके इस एफपीओ का खर्च भारत सरकार उठाने वाली है। इस एफपीओ के शेयर धारक बनने का 5वां लाभ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। जी हाँ, अभी आप कोई भी चीज़ एक किसान के तौर पे खरीद रहे हैं, पर जब आप इस संगठन का हिस्सा बनेंगे तो आपके साथ 300 किसान जुड़कर एक बड़ा परिवार बन जाएंगे। तो आप सभी एक साथ कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं। आपके खेती में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो बीज हो, खाद हो, फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, ये सभी चीज़ें आप संगठित होकर के आप कंपनियों से सीधे खरीद सकते हैं और इसमें आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा। मतलब आप अभी कोई चीज़ 1 बोरा खरीद रहे हैं और जब इस एफपीओ के माध्यम से कोई चीज़ आप 1 ट्रक खरीदेंगे तो उसमें आपको कॉस्ट में भारी गिरावट आएगी। और ऐसे ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा जब आप मार्केट में इस अपने उत्पाद को लेकर के पहुँचेंगे तो आप अभी 10 बोरा सामान लेकर के जाएंगे, पर आपके साथ 100 किसान मिल गए तो आपके साथ 1,000 बोरे का सामान हो गया और उसे जब आप बाज़ार में लेकर के जाएंगे तो आपको उसका बेहतर मूल्य मिलेगा और आप जो है बीच में बहुत सारे बिचौलियों को रिप्लेस करके सीधे कंपनियों का सामान बेच पाएंगे और इनपुट के तौर पर कोई भी सामान आप सीधे कंपनियों से खरीद पाएंगे, जिसमें आपको इनपुट की कॉस्ट कम होगी और आउटपुट पे होने वाला लाभ सीधे आप तक पूर्ण रूप से पहुंचेगा और बिचौलिए इसमें से रिप्लेस हो जाएंगे। इस एफपीओ का शेयर धारक बनते ही आपको जो छठा लाभ होगा वो होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का। जी हाँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग 2 तरीके से। एक, आप गवर्नमेंट के साथ भी कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। कई बार किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं पर वो एक अकेला पड़ जाता है, पर जब आप एफपीओ के संगठन में होंगे तो आपके यहाँ कोई भयंकर बीमारी चल रही है, कोई आपदा आई हुई है, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सहयोग चाहिए तो आप एफपीओ के सदस्य संगठित होकर के आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, जब आप उनके पास संगठित तौर पर कोई भी डिमांड रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। यह कलेक्टिव बार्गेनिंग आप प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो सामान खरीदते वक्त या उन्हें सामान बेचते वक्त। जब आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं और जब आप उन्हें ज़्यादा सामान देंगे तब भी आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं। इस एफपीओ का शेयर धारक बनने का 7वां लाभ है बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जी हाँ, भारत सरकार चाहे राज्य सरकार समय समय पर किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती हैं, पर आम तौर पर ये योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि किसान आइसोलेटेड होकर केवल अपने घर में या अपने खेत पर किसानी करता है, पर एफपीओ के माध्यम से आप हर कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, सभी विभागों से जुड़े रहेंगे तो समय समय पर सरकार की जो भी योजनाएं किसानों के हित में आती हैं वो एफपीओ के माध्यम से सीधे आप तक पहुंचेंगी, जिसमें कई तरह की सब्सिडी स्कीम है, फार्म मशीनरी बैंक का सपोर्ट है, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सब्सिडी है एवं कई स्कीम्स का लाभ आपको इस एफपीओ का शेयर होल्डर बनने के बाद प्राप्त होगा। इस एफपीओ का 8वां लाभ है
आप अपने एफपीओ के माध्यम से आपके जो अनाज मंडी है या सब्जी की जो मंडी है वहाँ पर आपको एक दुकान प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एफपीओज़ के लिए मंडी में शॉप का भी प्रावधान है, पर इसके लिए आपको कृषि विभाग एवं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनसे बात करके आपको अपने ज़िले में जो आपके वहाँ पे जो भी मंडी वहाँ पे संचालित है वहाँ पर आपके एफपीओ को एक शॉप मुहैया कराई जाएगी जो कि सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे होता है और किसानों को कोई भी शुल्क पे नहीं करना होगा। किसान जब भी अपना उत्पाद लेकर के मंडी में जाएगा तो वो अपने उत्पाद को अपनी शॉप पर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए अपने सामान को, उत्पाद को सही मूल्य पर बेच सकता है। इस एफपीओ के शेयर धारक बनने का 9वां लाभ है कि आप अपनी प्रोसेसिंग यूनिट इस एफपीओ के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके आसपास कोई ऐसा उत्पाद है जिसकी प्रोसेसिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन होता है और उसकी मार्केट में वैल्यू दुगना, तिगुना या 4 गुना बढ़ जाती है, तो ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट अगर आपके पास उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आप अपनी प्रोसेसिंग यूनिट का सेटअप कर सकते हैं, जिस पे आपको सरकार सब्सिडी भी देगी तथा आप अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करके उसे बाज़ार में बहुत ही अच्छा मूल्य पर बेच करके जो कंपनियां उसका लाभ ले रही हैं वो सीधा लाभ आप सीधे किसान तक पहुंच सकता है। इस एफपीओ के शेयर धारक बनने का 10वां लाभ है रिडक्शन इन एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट। जी हाँ, आज कृषि में जो किसानों की लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पर जब किसान संगठित होकर के एफपीओ के माध्यम से खेती करेगा तो उसकी बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे आप कोई सामान बाहर से लेने जाते हैं तो आप अकेले जाते हैं, अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं, सारा खर्चा आपको स्वयं वहन करना पड़ता है। पर जब आप एफपीओ के माध्यम से संगठित होकर के कोई खेती में कोई भी सामान आपको इस्तेमाल होने वाला है उसको आप खरीदेंगे तो उसको लाने का जो भाड़ा होगा वो बढ़ जाएगा। आप 10 शेयर धारक या 50 शेयर धारक एक साथ इकट्ठे होकर के आप कोई सामान को संगठित रूप से खरीद सकते हैं और इसमें आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है। तो आप सभी ने जाना कि एफपीओ के शेयर धारक बनने के 10 फायदे कौन कौन से हैं, पर इसके बाद भी आप सभी को अपना पूंजी निवेश करते वक्त 2 सावधानियां जरूर बरतनी है। एक तो आपको ये जानना है कि ये एफपीओ किस योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। क्या वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत है जिसमें हमें ये सारे इक्विटी ग्रांट और बहुत सारे लाभ जो ऑफिस के 3 साल का खर्च ये सारा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। यदि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत एफपीओ बन रहा है तो आपको इसका शेयर होल्डर जरूर बनना चाहिए। दूसरी सावधानी देने की बात यह है कि जब भी आप अपने इस एफपीओ में अपनी पूंजी का निवेश करें तो आपको उसका पूंजी निवेश का एक रिसिप्ट एवं आपको एक शेयर सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त होना चाहिए, जिससे आपके पास ये प्रूफ हो कि आप इस कंपनी के शेयर धारक हैं और आपको भविष्य में इसका डिविडेंड का लाभ मिल सके और आपके इस कंपनी में वोटिंग राइट्स भी इंश्योर्ड हो सके। तो आप सभी से आग्रह है कि यदि आपके आसपास कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत एफपीओ का निर्माण हो रहा है और आप उत्पादक हैं तो आप उस एफपीओ के सदस्य जरूर बने। धन्यवाद।